Guys, welcome on my YouTube channel Compteria. In the previous lecture of medieval Indian history, we discussed about मुल्तान, मीर कासिम की मृत्यु और पश्चिमी भारत के अन्य क्षेत्रों पर अरबों की असफलता. Now before wasting our time, we will start our next topic, सिंध विजय का प्रभाव. सिंध में अरब शासन 12वीं शती तक था. भारत पर अरबों के प्रभाव को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है. प्रसिद्ध इतिहासकार स्मिथ भारत पर अरब आक्रमण के प्रभाव को शून्य मानते हैं, परंतु यह पूर्णतः सत्य नहीं है. भारत पर सिंध विजय का प्रभाव बहुत सीमित रहा. अरब इस्लाम धर्म को न तो एक राजनीतिक रूप दे सके और न ही इसे सामाजिक सांस्कृतिक घटक का जामा पहना सके. वे हिंदुओं और बौद्धों के उच्च कोटि के नैतिक आचरण और भारतीय संस्कृति से अत्यधिक प्रभावित हुए. स्थानीय प्रशासन चलाने के लिए बड़े पैमाने पर ब्राह्मणों और बौद्धों को शामिल किया गया. परिणामस्वरूप शासक और शासित वर्ग के बीच अच्छे संबंध स्थापित हो गए. अंततः हिंदू संस्कृति ने इस नव शासक वर्ग पर विजय प्राप्त कर ली. आरंभ से ही बलपूर्वक धर्म परिवर्तन का कोई प्रयास नहीं किया गया. बौद्धों, हिंदुओं और अग्नि पूजकों को जिम्मी का दर्जा दिया गया. जिम्मी का अर्थ एक ऐसी संरक्षित जनता जो मुस्लिम शासन को स्वीकार करती है और जजिया देने पर सहमत है. सिंध विजय के बाद सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला शासक मीर कासिम था. अरब शासकों ने भारतीय भाषाओं, साहित्य, दर्शन, खगोल विज्ञान, गणित और औषधि और अन्य भारतीय भाषाओं, साहित्य, दर्शन, खगोल विज्ञान, गणित और अन्य भारतीय भाषाओं का अध्ययन किया और इससे अत्यधिक प्रभावित हुए. अलबरूनी के अनुसार अरबों द्वारा प्रयुक्त संख्याओं के चिन्ह हिंदू चिन्हों के सर्वसुंदर उदाहरण हैं. हिंदसा संख्या का अरबी नाम होता है. इसका मूल स्थान भारत है. अबू मशर नामक अरब सिद्धांत ज्योतिषी ने बनारस जाकर ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन किया. खलीफा मंसूर के समय में अरब विद्वानों ने ब्रह्मगुप्त द्वारा लिखित ग्रंथ ब्रह्म सिद्धांत और खंड खंडवाक अपने साथ ले गए तथा भारतीय विद्वानों की सहायता से इसका अरबी भाषा में अनुवाद किया गया. पंचतंत्र का फारसी अनुवाद खुसरो प्रथम के समय में किया गया, जो नौशीर वा के नाम से विख्यात हैं. पंचतंत्र का अरबी अनुवाद कलीलाह व दिमना है. वैज्ञानिक ज्योतिष के प्रथम सिद्धांत भी अरबों ने भारतीयों से ग्रहण किए. मंसूर के बाद हारून खलीफा 786 से 808 ईस्वी बना. वह विद्या प्रेमी था. उसके समय में अरबों ने पश्चिमी तुर्किस्तान पर आक्रमण किया और वहाँ के नौ विहार नामक बौद्ध मंदिर के विद्वान महंत बरामका को बगदाद ले आए. खलीफा हारून उसके गुण और ज्ञान पर मुग्ध बरामका को होकर उसे अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया. बरामका ने भारतीय हिंदू विद्वानों को बगदाद बुलाकर चिकित्सा, दर्शन और ज्योतिष विद्या की संस्कृति भाषा की पुस्तकों का अरबी भाषा में अनुवाद करवाया. अपने चिकित्सालयों का निरीक्षण भी उन्होंने भारतीय वैद्यों के साथ किया. कला के क्षेत्र में भी अरबों ने भारतीय चतुरता से अत्यधिक प्रभावित हुए. भारतीय कला का अनुकरण किया और भारतीय गायकों की प्रवीणता और हिंदू चित्रकारों की चतुरता से अत्यधिक प्रभावित हुए. मंदिरों के मंडपों के बुर्ज को उन्होंने मस्जिदों और मकबरों का बुर्ज बनाकर भारत की कला का अनुकरण किया. सिंध विजय के प्रभाव के संक्षिप्त विवरण से हम स्पष्ट कर सकते हैं कि सिंध में अरबों के अधिकार के साथ ही जीवन, विज्ञान व धर्म के अनेक क्षेत्रों में हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों के पारस्परिक आदान प्रदान प्रारंभ हुआ. अगले यूनिट की तरफ हम प्रस्थान करते हैं और प्रारंभ करते हैं एक नए अध्याय का, गजनवी और गौर
राजवंश या गोर राजवंश। महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी इस्लाम धर्म के अनुयायियों में से भारत में सर्वप्रथम प्रवेश करने वाले अरब थे। अरबों सिंध पर अधिकार करने में सफल रहे, किंतु उनकी सत्ता अस्थायी थी। वे इस्लाम और भारत के बीच आरंभिक संपर्क अवश्य स्थापित कर पाए, किंतु भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना का श्रेय तुर्कों को जाता है। तुर्क अरब व ईरानियों से भिन्न थे। इस्लाम के नवीन अनुयायी होने के कारण वे अत्यधिक धर्मांध थे। नस्ल की श्रेष्ठता के विश्वास ने उनके हथियार को और अधिक तीक्ष्ण कर दिया था। 8वीं शताब्दी में तुर्कों ने मध्य एशिया से हटना आरंभ किए। सल्लुक, गिज, खिताई, करलूक व इलबारी आदि विभिन्न जातियाँ एक के बाद एक करके इस्लामी प्रदेशों में प्रवेश करती चली गई और अपने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए। गुर्जर प्रतिहार राज्य के विघटन के कारण भारत में राजनीतिक अनिश्चितता तथा प्रभुत्व के लिए एक नए दौर का प्रारंभ हुआ। फलस्वरूप भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर पश्चिमी एशिया के आक्रमण और प्रसारवादी तुर्क राज्यों के उदय की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। 9वीं शताब्दी के अंत में ट्रांस ओक्सियान, खुरासान और ईरान के कुछ भागों पर समानी शासकों का राज्य था, जिन्हें उत्तरी और पूर्वी सीमाओं पर तुर्कों से हमेशा संघर्ष करना पड़ता था। इसी संघर्ष के कारण एक नए प्रकार के सैनिक गाजी का उदय हुआ। 10वीं शताब्दी के मुस्लिम साम्राज्य में एक बड़ी उथल पुथल हुई। बगदाद के खलीफा निर्बल हो गए। समानी साम्राज्य के पतन के बाद उनका एक तुर्क गुलाम अलप्तगीन ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। समाना राज्य के समाप्ति के बाद मध्य एशिया के कबीलों से इस्लामी क्षेत्रों की रक्षा का भार गजनवियों ने संभाल लिया। अल्पतगीन 933 से 963 ईस्वी। अल्पतगीन बुखारा के समानी शासक अब्दुल मलिक का एक तुर्क दास था। वह असाधारण योग्यता और साहस का स्वामी था। अपनी साहस और परिक्रम के बल पर हाजीब उल हज्जाब के पद पर नियुक्त हुआ। 956 ईस्वी में वह खुरासान का राज्यपाल नियुक्त हुआ। 962 ईस्वी में अब्दुल मलिक की मृत्यु के बाद उसके भाई और चाचा में उत्तराधिकार के लिए युद्ध आरंभ हो गया। अल्पतगीन ने चाचा का समर्थन किया, किंतु अब्दुल मलिक का भाई मंसूर सिंहासन प्राप्त करने में सफल हुआ। अल्पतगीन ने उत्तराधिकार के इस युद्ध में गलत पक्ष का समर्थन किया। भावी दंड के भय से वह गजनी की ओर प्रस्थान किया तथा वहीं अपनी स्थिति सुदृढ़ कर गजनवी वंश की स्थापना की। गजनी वंश ईरान की एक शाखा थी। अरब आक्रमण के समय इस वंश में शासक तुर्किस्तान चले गए। वहाँ वे तुर्कों के साथ इतना घुल मिल गए कि उनके वंशज तुर्क कहलाने लगे। अल्पतगीन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाया। गजनी वंश का अन्य नाम यामिनी वंश भी है। इस समय भारत के उत्तर पश्चिम में हिंदू शाही राजवंश का राज्य था। इसका विस्तार हिंदू कुश पर्वतमाला तक था। काबुल भी उसके अधिकार में था। अतः गजनी और हिंदू शाही राजवंश की सीमाएं एक दूसरे से टकराने लगी। फलस्वरूप युद्ध होना अवश्यम भावी था। 963 ईस्वी में अल्पतगीन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र इसहाक उसका उत्तराधिकारी बना। इसहाक अल्पतगीन का पुत्र था। अल्पतगीन की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा। ये केवल 3 वर्ष तक शासन किया। बलक्तगीन की बात करें तो यह इसहाक का सेनापति था। इसहाक की मृत्यु के बाद गद्दी पर अधिकार कर लिया। 972 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। पिराई अल्पतगीन का एक गुलाम था। बलक्तगीन की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा। यह अत्याचारी और अयोग्य था। इसके समय में हिंदू शाही वंश के राजा जयपाल ने पिराई के विरुद्ध अपने पुत्र के नेतृत्व में एक सेना भेजी, किंतु सुबुक्तगीन ने उस सेना पर अचानक आक्रमण कर उसे समाप्त कर दिया। 970 ईस्वी में पिराई को हटाकर सुबुक्तगीन ने गद्दी पर अधिकार कर लिया। सुबुक्तगीन 977 ईस्वी से 999 ईस्वी। सुबुक्तगीन अल्पतगीन का एक दास था, परंतु बाद में उसका दामाद बना।
नासिर हाजी नामक एक व्यापारी उसे तुर्किस्तान से बुखारा लाया, जिससे अलप्तगीन ने खरीदा था। वो बुद्धिमान और परिश्रमी था। अपने परिश्रम के बल पर एक के बाद एक उच्च पदों को प्राप्त किया। अलप्तगीन ने उसे अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। 970 ईस्वी में गद्दी पर बैठने के बाद उसने आक्रमणों से अपने जीवन का आरंभ किया। वस्त, दवार, कुजदार, बामियान, तुर्किस्तान और गोर को जीत लिया। सुबुक्तगीन के समय में गजनी और हिंदू शाही राज्य का लंबा संघर्ष आरंभ हुआ, जो सुल्तान महमूद के समय तक चलता रहा और अंततः हिंदू शाही राज्य का अंत हो गया। शक्ति ग्रहण करने के बाद सुबुक्तगीन ने उत्तर भारत की ओर कदम बढ़ाया। उस समय शाही वंश के राजा जयपाल के राज्य की सीमाएं सरहिंद के लगमान और कश्मीर से मुल्तान तक विस्तृत थी। शाही शासकों की राजधानियां क्रमशः ओड, लाहौर और भटिंडा थी। 987 ईस्वी में सुबुक्तगीन ने प्रथम बार भारत की सीमा पर आक्रमण किया और हिंदू शाही राज्य के कई जिलों और नगरों को विजित कर लिया। जयपाल यह सहन न कर सका। उसने युद्ध करने का निश्चय किया। गजनी और लगमान के पास दोनों सेनाओं का मुकाबला हुआ। उत्बी के अनुसार दोनों दलों के बीच होने वाले मुठभेड़ में युद्ध स्थल लहूलुहान हो गया, किंतु किलों पर यामनियों का अधिकार न हो सका। इस बीच एक भयानक हिमवर्षा ने जयपाल की सेना को छिन्न भिन्न कर दिया और अंततः उसे संधि करने के लिए बाध्य होना पड़ा। जयपाल ने संधि में 10 लाख दरहम, 50 हाथी, कुछ नगरें और किले देना स्वीकार किया। उसने अपने 2 प्रतिनिधियों को अपने वचन का पालन करने का विश्वास दिलाने के लिए सुबुक्तगीन के पास भेजने के लिए वचनबद्ध होना पड़ा, किंतु कुछ दिनों बाद उसने संधि को समाप्त करने का निश्चय किया। इस कारण सुबुक्तगीन ने उसकी सेनाओं पर आक्रमण किया और लगभग लगमान तक के क्षेत्र को विजित कर लिया। जयपाल ने सुबुक्तगीन को पराजित करने के लिए एक बड़ी सेना एकत्र की। उसने 991 ईस्वी में अजमेर, कलिंजर और कन्नौज के शासकों का संघ बनाया। फरिश्ता लिखता है कि दिल्ली, अजमेर, कलिंजर और कन्नौज के राजाओं ने धन और सैनिकों द्वारा उसकी सहायता की। लगमान के निकट दोनों के मध्य युद्ध हुआ, किंतु अपने शत्रु की कुशल रणनीति और मोर्चाबंदी के सामने वह विफल रहा और पराजय उसके हाथ लगी। लगमान और पेशावर के मध्य समस्त क्षेत्रों पर सुबुक्तगीन का अधिकार हो गया। काबुल और जलालाबाद के सूबों को गजनी में मिला लिया गया। एक शहजादे के रूप में महमूद गजनवी ने इस युद्ध में भाग लिया। अपनी मृत्यु से पूर्व सुबुक्तगीन ने पूरा अफगानिस्तान, खुरासान, बल्ख तथा भारत के पश्चिमोत्तर सीमा को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था। 997 ईस्वी में सुबुक्तगीन की मृत्यु हो गई। महमूद गजनवी सुबुक्तगीन के 2 पुत्र थे, महमूद और इस्माइल। इसमें महमूद बड़ा और इस्माइल छोटा था। सुबुक्तगीन अपने छोटे पुत्र से अधिक स्नेह रखता था, इसलिए मरने से पूर्व उसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। महमूद यह सहन करने के लिए तैयार नहीं था। उसने इस्माइल को गजनी देकर तथा बल्ख अपने पास रखकर राज्य का विभाजन करने का सुझाव दिया, किंतु इस्माइल इससे सहमत नहीं हुआ। अंत में महमूद ने इस्माइल को एक युद्ध में परास्त कर बंदी बना लिया तथा अपने पिता के राज्य पर अधिकार कर लिया। महमूद गजनवी का जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ था। उसकी माता गजनी के पास जबूलिस्तान की एक धनवान की कन्या थी, इसलिए महमूद को जबूली का महमूद भी कहा जाता है। 27 वर्ष की अवस्था में वो अपने पिता के राज्य का स्वामी बना। वह अजाम का प्रथम सुल्तान माना जाता है। तारीख़ गुजीदा के अनुसार सिस्तान के राजा खल्फ बिन अहमद को हराने के बाद महमूद ने सुल्तान की पदवी धारण की। इतिहासकारों ने महमूद को सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक माना है, यद्यपि उसके सिक्कों पर केवल अमीर महमूद अंकित था। उसने हिरात, बल्ख, बस्त और खुरासान को विजित किया। बगदाद के खलीफा अल-कादिर बिल्लाह ने इन प्रदेशों पर उसके अधिकार को स्वीकार कर उसे यामीन-उद-दौला का मतलब साम्राज्य का दक्षिण भूना और अमीन उल मिल्लत, इसका मतलब है धर्म का रक्षक, ऐसी उपाधियों से विभूषित किया। कहा जाता है कि इसी अवसर पर महमूद ने भारत पर प्रत्येक वर्ष आक्रमण करने की शपथ ली। महमूद गजनवी के आक्रमण के उद्देश्य क्या थे? महमूद गजनवी के आक्रमण के उद्देश्य के बारे में विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। मोहम्मद हबीब के अनुसार
महमूद ने गजनी का सिंहासन उत्तराधिकार के युद्ध के पश्चात प्राप्त किया था, अतः वह अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए खलीफा से सुल्तान के रूप में मान्यता प्राप्त करना चाहता था। इसलिए उसने खलीफा से सम्मान प्राप्त करने के बाद भारत पर प्रत्येक वर्ष आक्रमण करने की शपथ ली थी। मध्य एशिया में अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए यहाँ के मुसलमानों के बीच अपनी लोकप्रियता में वृद्धि करना चाहता था। इसलिए धर्मांध मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने के लिए उसने भारतीय अभियानों को धार्मिक रूप प्रदान किया। प्रोफेसर हबीब के अनुसार महमूद के आक्रमण को धर्म युद्ध कहना एक बुनियादी भूल होगी। इन अभियानों के पीछे केवल धन प्राप्ति का लक्ष्य था। प्रोफेसर हबीब तथा निजामी ने पुष्ट प्रमाणों से सिद्ध किया है कि इस्लामी कानून में ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है जो विध्वंस के कार्य को उचित समझे या बढ़ावा दे। इतिहासकार जाफर के अनुसार महमूद का उद्देश्य भारत में इस्लाम का प्रचार नहीं बल्कि धन लूटना था। उसने हिंदू मंदिरों पर इसलिए आक्रमण किया क्योंकि वहां धन सिंचित था। प्रोफेसर नाजिम के अनुसार यदि उसने हिंदू राजाओं को तंग किया तो उसने ईरानी और ट्रांस आक्शियाना के मुस्लिम शासकों को भी नहीं छोड़ा। जो लूट मार कर उसने गंगा के मैदान में किया वैसे ही उसने आक्सन नदी के किनारे पर भी की। किंतु महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार उतबी ने उसके आक्रमण को जिहाद माना है। उसके अनुसार महमूद ने आक्रमण का मुख्य उद्देश्य इस्लाम का प्रसार और बुत परस्ती को समाप्त करना था। इस प्रकार अधिकांश इतिहासकारों के मत से यह स्पष्ट होता है कि महमूद गजनवी के भारत आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन की लूट थी। ईरान और मध्य एशिया क्षेत्र में बिखरे छोटे बड़े राज्यों को जीतना महमूद गजनवी का लक्ष्य था। इसके सैनिक बल अनिवार्य थे जिनके लिए धन की आवश्यकता थी। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु महमूद ने उत्तर भारत की ओर रुख किया क्योंकि उत्तरी भारत के राज्य अत्यधिक संपन्न और समृद्ध थे। आरंभ में महमूद गजनवी का संघर्ष सीमावर्ती हिंदूशाही राज्यों के साथ हुआ। इन युद्धों ने भारतीय शासकों की आर्थिक संपन्नता और सैनिक दुर्बलता दोनों की पोल खोल दी। अतः महमूद गजनवी ने अपने भारतीय अभियानों को विस्तृत किया और लूट से धन एकत्र किया। इसी धन से उसने एक मजबूत सेना गठन किया तथा मध्य एशिया एवं ईरान में साम्राज्य निर्माण की प्रक्रिया को सफल ढंग से संपन्न किया। इस प्रकार महमूद के भारतीय हमले का मुख्य उद्देश्य धन की प्राप्ति थी, जिसका उद्देश्य मध्य एशिया में तुर्की फारस की स्थापना था। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय भारत की स्थिति। राजनीतिक दृष्टि से भारत विभिन्न राज्यों में बटा था। इन राज्यों के शासक आपसी ईर्ष्या और कलह में फंसे थे। मुल्तान और सिंध दो मुस्लिम राज्य थे। हिंदूशाही राज्य की सीमाएं चिनाब नदी से हिंदुकुश पर्वत तक विस्तृत था। इसकी राजधानी उद्भांडपुर थी। जयपाल इस वंश का शासी शासक था। हिंदूशाही राजवंश ने ही सर्वप्रथम महमूद के आक्रमण का दृढ़तापूर्वक मुकाबला किया। कश्मीर का राज्य मुख्य राज्यों में से था। यहाँ भी ब्राह्मण वंश का राज्य था। कन्नौज में प्रतिहार वंश का राज्य था। दक्षिण के राष्ट्रकूट शासकों तथा उत्तर के पड़ोसी राज्यों से निरंतर संघर्ष के कारण 11वीं सदी के आरंभ तक यह राज्य दुर्बल हो गया था। बुंदेलखंड के चंदेल, मालवा के परवार तथा गुजरात के चालुक्य जो प्रतिहारों के सामंत थे उसके आधिक्य से मुक्त हो गए थे। राजेंद्र चोल के आक्रमण ने बंगाल में पाल वंश के शासकों की शक्ति को क्षीण कर दिया था। इस वंश का शासक महिपाल महमूद गजनवी का समकालीन था। दक्षिण भारत में परवर्ती चालुक्य और चोल वंश काफ़ी शक्तिशाली थे, किंतु वे आपसी संघर्ष में फंसे थे जिससे वे उत्तर भारत की राजनीति में रुचि नहीं लिए। अतः यह स्पष्ट है कि उस समय भारतीय शासक काफ़ी शक्तिशाली थे, किंतु उनमें एकता का अभाव था। आपसी संघर्ष के कारण उनकी शक्ति इतनी दुर्बल हो गई थी कि वे तुर्कों के आक्रमण को रोकने में असफल रहे। सामाजिक स्थिति की चर्चा करें तो इस दृष्टि से भारत दुर्बल था। सामाजिक जाति पाति और भेदभाव की भावना से प्रेरित था। समाज में प्रचलित अनेक जटिलताओं ने बंधुत्व की भावना को संकीर्ण कर दिया था। समाज छोटे वर्गों में विभाजित था। उच्च जाति के लोगों ने बड़ी संख्या में निम्न वर्गों को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया था। तारीख़ हिंद के लेखक अलबरूनी ने लिखा है कि भारतीय समाज मुख्यतः 4 वर्गों विभक्त था जो जन्म पर आधारित थे। इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अपनी सामाजिक स्थिति के अनुसार थे। ब्राह्मणों को समाज में उच्च स्थान प्राप्त था। इसके बाद क्षत्रियों का स्थान था। कृत्य कल्पतरु और गृहस्थ रत्नाकर नामक पुस्तकों से क्षत्रियों के अधिकार और कर्तव्यों के बारे में जानकारी मिलती है। वैश्य और शूद्र को वर्ण व्यवस्था में नीचे स्थान प्राप्त था। इन्हें ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। वैश्य का कर्तव्य पशुपालन, खेती और व्यापार था। शूद्र
उपरोक्त तीनों वर्णों की सेवा करते थे। इन चारों वर्णों के नीचे मानव का एक विशाल समुदाय था जिसे अलबरूनी अंत्यज कहता है। इसकी किसी भी जाति में गणना नहीं होती थी और समाज के कोई स्थान प्राप्त नहीं था। ये किसी विशेष व्यवसाय या कला का अनुसरण करने वाले हुआ करते थे। इनमें 8 वर्ग या संघ थे: धोबी, मोची, जादूगर, डलिया, नाविक, मछुआरे, बहेलिया और जुलाहा। इन 8 वर्गों में लुहार शामिल नहीं है। ये लोग गांव के बाहर रहते थे। इन्हें गांव में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, केवल सूचना देकर गांव में प्रवेश कर सकते थे। अलबरूनी ने लिखा है कि यदि कोई कारीगर अपने कार्य को छोड़कर दूसरे कार्य अपनाना चाहता था जिससे उसे अधिक सम्मान मिल सके तो उसका कार्य पाप समझा जाता था। समाज का सबसे निम्नतम वर्ग जो अंत्यज से भी नीचे था, उसमें हादी, डोम, चांडाल और बड़हातू आदि शामिल थे। इनको गंदा काम सौंपा गया था, जैसे गांव भर की मलमूत्र की सफाई। ये अवैध संतान भी समझे जाते थे और इनके साथ समाज में बहिष्कृत व्यक्ति की भांति व्यवहार किया जाता था। जो लोग द्विज न थे, जिन्हें ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार नहीं था, अलबरूनी ने लिखा है कि प्रत्येक कार्य में ब्राह्मण का अधिकार है, जैसे स्तुति करना, वेदों का पाठ करना, अग्नि को बलि देना आदि। ये कार्य और कोई नहीं कर सकता था। अगर यह ज्ञात हो जाता कि शूद्र या वैश्य ने वेदों को पाठ करने की कोशिश की है तो उसे दोषी ठहराकर उसकी जीभ काट दी जाती थी। मोक्ष प्राप्त करने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को था। ब्राह्मणों को कर का भुगतान नहीं करना पड़ता था। जाति प्रथा ने समाज को खोखला बना दिया। छुआछूत की भावना के कारण समाज की दशा शोचनीय हो गई थी। जाति प्रथा कठोर थी, जिसके कारण जाति परिवर्तन, खान पान, अंतर्जातीय विवाह संभव नहीं थे। स्त्रियों की दशा शोचनीय थी। वे केवल पुरुषों के भोग विलास की साधन समझी जाती थी। उच्च वर्णों में बहुविवाह, बाल विवाह और सती प्रथा का प्रचलन था। विधवा विवाह प्रचलन में नहीं था। अलबरूनी ने लिखा है कि विधवाओं का मुंडन कर दिया जाता था। अलबरूनी ने हिंदू वर्ण विभाजन के वर्ग तथा जाति का जन्म विभाजन का उल्लेख किया है। आज का लेक्चर यहीं तक। अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा धार्मिक स्थिति, महमूद गजनवी के आक्रमण के बारे में। कॉमटेरिया पर नित्य निरंतर बने रहें। कॉमटेरिया पर बहुत ही रोमांचक इतिहास की सीरीज चल रही है, जिसमें आपको प्राचीन भारतीय इतिहास और मध्यकालीन इतिहास की मैं चर्चा कर रहा हूँ। प्रायः UPSSC, PET, UP PCS, UPSC और ऑल स्टेट PCS के इतिहास के सिलेबस में काफ़ी क्वेश्चंस कॉमटेरिया लेक्चर्स से फंसेंगे। कॉमटेरिया लेक्चर्स को बराबर शेयर करते रहें। कॉमटेरिया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। कॉमटेरिया चैनल पर हर एक महत्वपूर्ण विषय और हर एक महत्वपूर्ण एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम सीरीज़ चलाई जाती है, जिसके अंतर्गत इस समय मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारतीय इतिहास की सीरीज़ चलाई जा रही है। इसके साथ क्विजेज़ भी आते हैं, जिसमें समाजशास्त्र, मध्यकालीन भारत क्विज और प्राचीन भारतीय इतिहास के क्विजेस आरंभ हो चुके हैं। इसका लाभ ज़रूर लें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करते रहें। वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगी, जहां से आप कंसर्न PDF डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें आपको ये वीडियो कैसे लगते हैं और एक वृक्ष लगाने का संकल्प लें। प्रकृति में ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी है, जिसकी की कमी को हम लोगों ने झेला और समझा। इसलिए एक पौधा लगाने का सभी लोग संकल्प लें और प्रकृति को हरा भरा और सुंदर बनाएं। नदियों का भी संरक्षण करें। नदी संरक्षण को समझें। स्वच्छ जल का इस्तेमाल करें। नदी को स्वच्छ रखें, पर्यावरण को स्वस्थ रखें, ध्वनि प्रदूषण न करें और एक अच्छे नागरिक के कर्तव्य होने का परिचय दें। कॉमटेरिया पर नित्य निरंतर वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।